हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीश्वर कड़े, योर बायोलॉजी टीचर एंड वेलकम टू द एडियोग्रोन। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन, वो भी चैप्टर 8 के। और चैप्टर 8 है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10th का इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाओगे, आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सारे के सारे वीडियोस आप देखो और उसको अच्छे तरीके से स्टडी करो। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो हमारी वेबसाइट है विच इज़ edugrown.in, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। और अगर आप बिल्कुल नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। तो चलो बिना देर किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ डीएनए कॉपी इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो डीएनए कॉपी होती है ना, डीएनए कॉपी होती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए होता है वो हमको सेल में मिलता है। सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। ये जो डीएनए होता है इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी सेल क्या बनेगी, कौन सी टाइप का टिश्यू बनेगी, किस टाइप का फंक्शन करेगी। इस टाइप की जितनी इंफॉर्मेशन जो होती है, फंक्शन और स्ट्रक्चर के जो बेसिस होते हैं, वो बेसिकली सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है सेल के अंदर, वो होती है डीएनए के फॉर्म में। तो इस तरीके से अगर एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रही है तो डीएनए को कॉपी करना जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों ही टाइप की प्रॉपर्टी कैसे वो शो करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, इसलिए उसको कॉपी करना जरूरी होता है। तो ये है हमारा एक इंपॉर्टेंस। तो चलो एक एक करके पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि डीएनए कॉपी में क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं डीएनए की बात करता हूं तो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म जो है वो है क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है। क्या है ये, एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है और सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो रहता है उसमें आपके पास इंफॉर्मेशन रहती है, दैट मीन डीएनए में इंफॉर्मेशन रहती हैं कि आखिरकार सेल जो है उसके फीचर्स क्या होंगे, क्या काम करना है उसको, और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली किस में होती है, जेनेटिक मटेरियल दैट मीन्स डीएनए में होती है। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दैट मीन्स पेरेंट से प्रोजेनी में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। कब, जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो, है ना। तो यहाँ पे जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो डीएनए क्या होगा, खुद को मल्टीप्लाई कर देगा, अपने आप को डबल कर लेगा, है ना। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएनए कॉपिंग। तो डीएनए कॉपिंग बहुत ही सिंपल प्रोसेस, जहां पे डीएनए खुद को मल्टीप्लाई करता है और अपने जैसा एक और जेनेटिक मटेरियल बना लेता है। और इसके बाद ये ट्रांसफर होता है अगले जनरेशन में, मतलब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे डीएनए के साथ ही अगले जनरेशन में चले जाएंगे। और इस तरीके से यही इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर डीएनए नहीं गया अगली जनरेशन में, डीएनए कॉपी नहीं हुआ और नहीं गया अगली जनरेशन में, तो जो सेल के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी अगली जनरेशन में नहीं जाएंगे। सेल के जो फंक्शन है वो भी अगली जनरेशन में नहीं जाएंगे। सेल को पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में उसको फंक्शन क्या करना है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग। इसके अलावा अगर डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म में भी चेंजेस आ जाते हैं, मतलब वेरिएशन। ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशंस आते हैं वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ डीएनए। तो अगर डीएनए रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या कर रहा है, अगली जनरेशन में जा रहा है, तो अगर उसमें वेरिएशन आते हैं तो ऑर्गेनिज्म में भी वेरिएशन आएंगे, और अगर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस आएंगे तो एक पूरी स्पीसीज में चेंजेस आएंगे। और यही कारण बनेगा एवोल्यूशन का। यही कारण किसका बनेगा, एवोल्यूशन का कारण बनेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म विच इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नई स्पीसीज बनने के पीछे का कारण भी यही होगा। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीसीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल।
क्वेश्चन देखो यहाँ पे ध्यान से कि जो वेरिएशन होते हैं दैट मीन्स चेंजेस। वेरिएशन का क्या मतलब हुआ? चेंज, है ना। बॉडी ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। तो वो आपका क्या है कि इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं होता, बट एक स्पीसीज के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर देता है। क्यों करता है ये? वेरिएशन आने से क्या फ़ायदे हमको? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो स्टैटिक नहीं है, वो चेंजेस हो रहा है। तो हमारी बॉडी या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को भी चेंज होना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाएगा, वो उसके साथ क्या नहीं हो पाएगा, उसके साथ वो डेवलप नहीं कर पाएगा और उसकी हो जाएगी डेथ। तो यहाँ पे इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि उसमें भी कंटिन्यूसली वेरिएशंस आए। तो ये वेरिएशन बेसिकली आना ज़रूरी होते हैं। तो एक होल स्पीसीज की बात करते हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इस एज अ स्पीसीज खुद को क्या करते हैं? डेवलप करते जाते हैं, खुद में वेरिएशन लेके आते जाते हैं। तो स्पीसीज के जिंदा रहने के लिए वेरिएशन ज़रूरी है, बट इंडिविजुअल जो रहता है उसके लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर 10 लोग हैं तो 10 में अगर 5 को वेरिएशन नहीं आ रहा है और 5 में वेरिएशन आ गए हैं, है ना, तो 5 के लिए ज़रूरी नहीं है, वो अपना लाइफ स्पेन क्या होगा? आगे बढ़ा लेंगे। बट जब क्या होगा? जब धीरे धीरे चेंजेस ज़्यादा ड्रास्टिकली हो जाएंगे तो जिसमें वेरिएशंस नहीं आए वो तो डेथ हो जाएगी, और जिनमें वेरिएशन आएगा वो बच जाएगा। एज ए स्पीसीज वो बच जाएगा, उसको बेनिफिट मिलेगा, बट इंडिविजुअल के लिए वो चीज़ ज़रूरी नहीं होती। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्लाइमेट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। जो हमारे आसपास का क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, एंड दैट हैव ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन द स्पीसीज। तो एक पूरी स्पीसीज पे वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट देखने को हमको मिलता है और उनको सर्वाइवल करने के लिए बड़ी डिफिकल्टीज पैदा कर देता है। सो द वेरिएशंस आर नीडेड फॉर सर्वाइव। तो वेरिएशन हमको क्यों चाहिए? ताकि हम सर्वाइव कर सकें, एंड मे प्रोड्यूस टू डेवलप पॉपुलेशन विच इज अडॉप्ट और सुटेड फॉर वेरिड कंडीशन, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंडीशन में भी जिंदा रह पाएगी। इस टाइप के चेंजेस उसमें जरूरी रहते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू स्पीसीज। एक स्पीसीज के तौर पर जिंदा रहने के लिए वेरिएशन जरूरी है, बट एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं है ना। तो ये होता है इसका आंसर। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है और डिवाइड होके अपने ही जैसे क्या करेगा? अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बना लेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करके अपने ही जैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को बना लेना, दैट इज फिजन। ये दो टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, बाई का मतलब क्या होता है? टू। बाई का मतलब क्या होगा? टू। मल्टी का क्या मतलब होगा? मैनी, है ना। तो एक आपका पेरेंट जब दो ऑफस्प्रिंग बनाएगा उसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन, और जब एक पेरेंट बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बनाएगा उसको हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। चलो इसको आंसर करते हैं। आंसर देने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। एक तरफ लिख देते हैं बाइनरी फिजन और एक तरफ लिख देते हैं मल्टीपल फिजन। चलो, अगर हम पहले बात करें तो ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू सिमिलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, है ना। मतलब ऑर्गेनिज्म दो सिमिलर ऑर्गेनिज्म बना लेगा, इसको हम बाइनरी फिजन बोलेंगे। और ऑर्गेनिज्म जब दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, दैट मीन्स आपके ऑफस्प्रिंग बनाएगा, उसको हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। वेरी इजी, बहुत ही इजी है ये। देन यहाँ पे अगर बाइनरी फिजन की बात करें तो यहाँ पे किसी टाइप का सिस्ट और थिक लेयर की जरूरत यहाँ पे नहीं मिल पड़ती। एक सेल रहता है वो डिवाइड हो जाता है। बट इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि जो जो ऑर्गेनिज्म जिसको मल्टीपल फिजन करना है वो क्या करता है? आपके एडवर्स कंडीशन में अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है ना। जो क्या होता है? जो उसको प्रोटेक्ट करता है एडवर्स कंडीशन से। तो ये जो लेयर बन रही है ऊपर, जो इसको एडवर्स कंडीशन से प्रोटेक्ट कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सिस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। तो भाई सिस्ट बन गया, जिसके कारण क्या हो गया? जिसके कारण बाहर की एनवायरनमेंट से वो अलग हो गया, और अंदर का जो न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल है, वो अच्छे आराम से अंदर बिल्कुल फायदे में। अब धीरे धीरे क्या होगा कि इसके जो न्यूक्लियाई होंगे ये डेवलप होंगे, डिवाइड होंगे, और बहुत सारे मिनी ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। और
इसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जो सिस्ट है फूटेगा और ये बाहर सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे और बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे और वो डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मल्टीपल फिजन में एक थिक लेयर बनती है, जबकि बाइनरी फिजन में इस टाइप की कोई भी लेयर नहीं बनती। अब यहाँ पे देखो बाइनरी फिजन होता है फेवरेबल कंडीशन, मतलब जब खाना पीना सब कुछ भरपूर मात्रा में हो तब क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब आपका जो खाना पीना है उसकी भरपूर मात्रा नहीं होती है, बहुत ही एडवर्स कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड अनफेवरेबल कंडीशन, तब मल्टीपल फिजन होने के चांसेस होते हैं। अगर एग्जांपल बात करूं तो बाइनरी फिजन होता है अमीबा एंड पैरामीशियम में, वही मल्टीपल फिजन में हमको देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया का पैरासाइट है ना, जो हमको मलेरिया हो जाता है ना, मच्छर काटता है और मच्छर काटने के बाद हमको मलेरिया हो जाता है, तो बेसिकली वो जो मच्छर काट रहा है वो हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है प्लाज्मोडियम को, और वो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद मलेरिया पैदा करता है, मलेरिया उससे बीमारी हो जाती है। तो बेसिकली मल्टीपल फिजन हम बोलेंगे किसको, एक से ज़्यादा सॉरी आपके दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आपके ऑफ स्प्रिंग बनाएगा। बाइनरी फिजन बोलेंगे एक सेल दो सेल में डिवाइड होगी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। आखिरकार ऑर्गेनिज्म को ऐसे कौन कौन से बेनिफिट होंगे अगर अगर वो रिप्रोड्यूस करेगा स्पोर के थ्रू। तो भाई स्पोर के क्या क्या फायदे हैं, सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि स्पोर के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्पोर की, तो आपको बता दूं पहले तो ये एक रिप्रोडक्शन का टाइप है ना। बहुत से ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना स्पोर बनाते हैं, और स्पोर की खास बात होती है कि वो एडवर्स कंडीशन में भी क्या होती है, सस्टेन हो जाती है, एडवर्स कंडीशन में भी जिंदा रहती है स्पोर्स। तो इस तरीके से यहाँ पे स्पोर जो रहता है वो काम करेगा। स्पोर बेसिकली क्या करता है कि जब भी उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो फिर वापस से पूरा ऑर्गेनिज्म को बना लेता है। तो बहुत से ऑर्गेनिज्म ये करते हैं, तो कुछ बेनिफिट देख लेते हैं इसको। स्पोर आर सराउंडेड बाय थिक लेयर। जो स्पोर होता है उसके चारों तरफ एक लेयर जमी हुई होती है, देखो एक स्पोर है, इसके ऊपर बाहर एक लेयर जमा दी है जो कि प्रोटेक्ट करता है एडवर्स कंडीशन से। मतलब जब ऐसा समय आता है जब खाना पीना नहीं होता है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे एडवर्स कंडीशन, उस कंडीशन में खुद को जिंदा रखता है ये, तो इसके ऊपर एक आपकी लेयर होती है, थिक लेयर होती है। ये लार्ज नंबर में होते हैं, है ना, मतलब आपके जो स्पोर बन रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे स्पोर बना रहा है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यहाँ पे स्पोर बने और ये बाहर आ गए, ये स्पोर बहुत सारे होंगे, तो ऑफ स्प्रिंग भी बहुत सारे होंगे, है ना। मतलब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बना रहा है, ठीक है। और जहाँ पे ये बन रहा है उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका स्पोरेंजियम, और ये स्पोरेंजियम बहुत सारे स्पोर बनाएगा, और स्पोर जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चारों तरफ, है ना, एयर की हेल्प से, भाई उड़ गए। अब सपोज करो कि ये जगह है, अब यहाँ पे इसने स्पोर बनाए, अब ये सारे हवा से उड़ गए, तो पूरे जगह पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एंड दे ग्रो व्हेन फेवरेबल कंडीशन अकर्स। जैसे ही अच्छी कंडीशन आएगी तो ये वापस से ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पोर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक of reason why more complex organisms cannot give rise to new individual through regeneration। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोला गया है। बोला गया है कि हमको वो रीजन बताओ कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो रीजनरेशन क्यों नहीं कर पाते। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम क्या नहीं कर पाते, रीजनरेशन नहीं कर पाते। मतलब अगर सपोज करो कि अगर किसी का हैंड कट गया है, तो हैंड कट गया तो क्या हैंड से पूरा का पूरा इंसान बन जाएगा क्या, क्या पूरा का पूरा ह्यूमन बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। तो पूछा गया है क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे चलो देखते हैं। सबसे पहली बात कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, और उनमें स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ये टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ये ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फाइनली एक पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में लीवर है, किडनी है ना, स्टमक है, ब्रेन है, स्प्लीन है, डिफरेंट आपके ऑर्गन्स हैं। ये पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम है जो बॉडी में होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की खास बात। सो
द स्पेशलाइज्ड सेल डिफ्रेंशिएटेड। क्या होता है, इनिशियल में ये सब चीज़ें नहीं रहती। अब इनिशियल में क्या होगा, इस इनिशियल में नहीं रहता, जब माँ के पेट के अंदर रहते हैं तब क्या ये सब चीज़ें रहती हैं, नहीं रहती। वहाँ पे एक सेल्स का क्लस्टर होता है जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनाता है। तो हम क्या बोलेंगे, वो सेल माँ के पेट के अंदर, दैट मीन्स वोम में क्या होगा, स्पेशलाइज सेल डिफ्रेंशिएटेड होंगी, और डिफ्रेंशिएशन होने के बाद वो स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू बन जाएंगे, और स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गन बन जाएंगे। तो सिंपल सी कहानी है कि और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके सेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और डिफ्रेंशिएटेड होने के बाद स्पेसिफिक टिश्यू बनाते हैं और स्पेसिफिक ऑर्गन बना लेते हैं। ठीक है, सो ऑल द ऑर्गन सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड। ये सारे के सारे फिर ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं, चैनल के थ्रू कनेक्टेड हो जाते हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करने लग जाते हैं, एक साथ काम करने लग जाते हैं। सो यहाँ पे दे कैन रीजनरेट इन अ फ्यू ऑफ देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ऊपर का पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, उसमें है कि ये सब इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जब एक बार आ जाती है तो फिर ये वापस से क्या नहीं कर पाते, रिवर्स नहीं कर पाते। मतलब वापस से वो सिंपल सेल नहीं बन पाते जो क्या कर सकता है, जो वापस से पूरी बॉडी को बना सकता है। तो क्योंकि ये आपका रिवर्स नहीं हो सकता ये प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनने की प्रोसेस क्योंकि रिवर्स नहीं हो सकती, इसीलिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन भी नहीं कर सकते। बट जो कुछ पार्ट, जैसे कि स्किन का पार्ट, थोड़ा ब्लड का पार्ट, थोड़ा मसल्स का पार्ट, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे रीजनरेशन हो सकता है। मतलब जैसे आपका स्किन कट गया तो वापस स्किन जो रहेगी वहां पे आ जाएगी, ये हो सकता है। बट अगर किसी का, अगर उंगली ही कट जाए तो क्या वो उस उंगली से पूरा का पूरा इंसान बन सकता है, नो, क्योंकि ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये नया इंडिविजुअल रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू नहीं बना पाएंगे। इसी को तो रीजनरेशन बोलते हैं, वापस जनरेट कर देना। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट। यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों करते हैं प्लांट्स में, किसमें, प्लांट्स में। तो इसके बेनिफिट्स देखते हैं कि क्यों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो रहता है वो हम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब उसका यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे प्लांट बनाने के लिए, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या मतलब होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होगा कि प्लांट के फ्लावर को छोड़ के, ये जो फ्लावर बनाया मैंने इसको छोड़ के बाकी के पोर्शन से जब हम पूरा प्लांट डेवलप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो बेसिकली जिस पार्ट से हम प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्रोपाग्यूल। क्या बोलते हैं उसको हम, प्रोपाग्यूल। तो अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करूं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज्ड फॉर ग्रोइंग सच प्लांट यूजुअली डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड। बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सीड नहीं बना पाते, जिनके फ्लावर सही तरीके से रिप्रोड्यूस होके सीड नहीं बना पाते, एक वाइबल सीड नहीं बना पाते, ऐसे प्लांट्स को हम, क्योंकि सीड से तो ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वाइबल सीड नहीं है। वाइबल सीड का क्या मतलब हुआ, वाइबल सीड का मतलब हुआ ऐसा सीड जो कि प्लांट नहीं बना पाता, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका नॉन वाइबल या फिर डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड। ठीक है, तो बनाना, ऑरेंज और पाइनएप्पल ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वाइबल सीड को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो हम उनके सीड से प्लांट नहीं बना पाते। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना। तो पहला एडवांटेज ये हो गया। देन इसके बाद इट इज अ रैपिड चीप एंड ईजियर मेथड टू ग्रो क्रॉप्स। ये बहुत ही रैपिड है, तेजी से, मतलब हमको इंतजार नहीं करना है कि भाई पहले फ्लावर आए, पहले आपका ग्रो होगा, फिर उसके बाद फिर फ्लावर आएंगे, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर सीड बनेगा, फिर सीड को फिर हम निकालेंगे, वो पकेगा, फिर वापस से उसको ग्रो करेंगे, काफ़ी लंबी प्रोसेस। बट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अगर हमको कोई प्लांट का पार्ट मिल गया, लीफ मिल गया, मतलब उसके स्पेसिफिक स्टेम का पोर्शन मिल गया, ट्यूबर मिल गया, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक रैपिड मेथड है, सस्ती मेथड है और ईजी है क्रॉप बनाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे हम गुड क्वालिटी ऑफ वेराइटी कैन बी प्रिजर्व्ड। अच्छी वेराइटी मतलब ऐसे पर्टिकुलर क्रॉप जो बहुत ही अच्छे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं बाय दिस
मेथड। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज डीएनए कॉपिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें डीएनए को कॉपी करना बहुत ही जरूरी है, आखिरकार क्यों, क्या रीजन है? तो यहाँ पे देखो, डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। क्या है ये? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल में होता है हमारी इंफॉर्मेशन कि भाई सेल कैसे काम करेगा, कैसा उसका फंक्शन होगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है? डीएनए में ही कोड होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि भाई डीएनए कॉपी होकर अगली जनरेशन में जाए, क्योंकि अगर वो अगली जनरेशन में नहीं जाएगी तो इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि डीएनए कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। डीएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। देन द कैरेक्टरिस्टिक और इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफर टू इट्स ऑफ स्प्रिंग बाय द डीएनए। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके डीएनए में है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही क्या करते हैं? कॉपी होती हैं वो और आगे जनरेशन में जाती है। सो द डीएनए क्रिएट इट्स ओन कॉपी दैट इज कॉल्ड डीएनए कॉपी। डीएनए क्या करता है? रिप्रोडक्शन के समय अपनी ही कॉपी बना लेता है, इसको हम डीएनए कॉपी बोलते हैं। एंड दिस कॉपी ऑफ डीएनए इनहेरिटेड बाय रिप्रोडक्शन, ये कॉपी ऑफ डीएनए इनहेरिटेड होती है। एंड द डीएनए कॉपी टेक प्लेस विच इज देन फॉलोड बाय द सेल डिवीजन इनटू द टू सेल। अब यहाँ पे जो सेल होगी वो डिवाइड होगी, 2 सेल में बढ़ जाएगी, तो डीएनए भी वहां पे चला जाएगा। सो इस तरीके से डीएनए कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली बात है कि डीएनए कॉपी क्यों जरूरी है? बिकॉज डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन डीएनए में रहती है। तो डीएनए कॉपी होगा, डीएनए कॉपी होने के बाद अगली जनरेशन में जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये, क्योंकि अगर वो अगली जनरेशन में डीएनए नहीं गया तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जिसके कारण सेल फंक्शन करती है वो भी उसमें नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा जो डीएनए होता है उसमें चेंजेस भी आते हैं, और डीएनए चेंजेस आएंगे तो क्या आएगा ऑर्गेनिज्म में? ऑर्गेनिज्म में आएगा वेरिएशन। क्या आएगा? ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन होगा तो आपके ऑर्गेनिज्म जो है वो अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाएंगे, है ना? क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा है? कंटिन्यूसली चेंजिंग। एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ऑर्गेनिज्म को भी चेंज होना है, और चेंज होने का रास्ता क्या? डीएनए में चेंज होना। तो डीएनए में चेंजेस आएंगे तो ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आएंगे, और हमको नए वेरिएशन, नए आपके स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द पॉइंट जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि डीएनए कॉपी बिल्कुल एसेंशियल पार्ट है रिप्रोडक्शन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन है हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो पॉलिनेशन से किस तरीके से डिफरेंट है ना? बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन बेसिकली बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या? पॉलन ग्रेन्स। ये कहाँ जाते हैं? आपके स्टेमन से कहाँ पे जाएंगे? स्टिग्मा में, है ना? स्टेमन में क्या होता है? एंथर होता है। एंथर से कहाँ जाएंगे? ये स्टिग्मा में। तो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है यहाँ पे पॉलन ग्रेन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। फिर वो पॉलन ग्रेन कहाँ जाता है? वो पॉलन ग्रेन जो है आपके ओवरी तक जाएगा, और वहां पे एग को फर्टिलाइज करेगा, है ना? एग के साथ क्या करेगा? फ्यूज करेगा, और एग के साथ फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन में पॉलिनेशन हेल्प करता है ना? तो इस तरीके से ये डिफरेंट होता है, अलग होता है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में। मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस इसमें बेसिकली होता है। सो द पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन का, इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। बट मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट के साथ ज्वाइन करता है, उनके साथ मिक्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं। और पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन कहा जाता है, सॉरी, एंथर से पॉलन ग्रेन कहा जाता है, स्टिग्मा में जाता है। पॉलिनेशन करने के लिए बहुत सारे एजेंट्स की जरूरत पड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट्स लाइक एयर।
एयर क्या है, एक पॉलिनेटिंग एजेंट है जिसके थ्रू पॉलिन ग्रेन जो है ट्रांसफर करते हैं। वही फर्टिलाइजेशन में किसी भी टाइप की कोई भी आपका एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है ना, एंड इट टेक प्लेस बाय द नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन, ये आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों ही तरीके से हो सकता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मिलते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है। सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों ही मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलता है ये, है ना, तो मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे मिलेगा। तो एक्चुअल में सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड एक फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं? फ्लूइड। ये लिक्विड मटेरियल फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड स्पर्म के साथ कंबाइन करता है, और जब हम सेमिनल और प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ जो फ्लूइड सीक्रेट हो रहा है उसमें जब हम स्पर्म ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वो सीमेन बन जाता है। तो बेसिकली सीमेन क्या है? सीमेन बेसिकली फ्लूइड प्लस स्पर्म, फ्लूइड प्लस स्पर्म इज इक्वल टू सीमेन, है ना। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट। स्पर्म क्या होता है? मेल गैमेट। तो मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है ना, जो कि टेस्टिस में फॉर्म होता है। सो इट मेक द पाथ स्मूथ थ्रू विच स्पर्म ट्रेवल। ये जो स्पर्म, जो मेल गैमेट जो बना हुआ है, ये आगे की तरफ क्या कर पाए? सही तरीके से मूव कर पाए, इसके लिए ये क्या करते हैं? इसके लिए यहाँ पे स्मूथ पाथ ये तैयार करते हैं। और इसके अलावा ये स्पर्म को प्रोटेक्ट भी करने का काम करता है। कहाँ पे? यूट्रस में, है ना। सो बेसिकली होता क्या है, वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा बेसिक होता है, तो क्या होगा? स्पर्म को वो बचा लेगा, दैट मीन्स उसको प्रोटेक्ट करेगा। और इसके अलावा ये जो फ्लूइड होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है स्पर्म को। स्पर्म को क्या प्रोवाइड कराएगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। और उसमें फ्लूइड में फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम का अमाउंट इसमें ज़्यादा होता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल होता है उसमें जो फ्लूइड सीक्रेट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम में गर्ल्स में कौन कौन से चेंजेस देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे वो डेवलप होंगे प्यूबर्टी की केसेस में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड या फिर जो ब्रेस्ट हैं वो डेवलप होंगे और एनलार्ज होंगे। देन हेयर ग्रो होंगे अंदर आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन और आर्मपिट में यहाँ पे हेयर ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। देन हिप जो होंगे वो ब्रॉडन होंगे, और इसके अलावा एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होगा बहुत सारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि हिप्स एंड थाइस। और ओवरी जो है वो एग रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मेंस्ट्रुएशन भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी। मदर बॉडी के अंदर एम्ब्रियो को खाना कैसे मिलता है, दैट मीन्स एम्ब्रियो को नरिशमेंट कैसे मिलता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मदर में जो वॉर्म है उसके अंदर क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलप होगा, और उससे क्या बनेगा? एक फीटस डेवलप होगा, और फीटस से फिर एक पूरा न्यूबॉर्न बेबी बनेगा, है ना। तो एम्ब्रियो जो होता है बेसिकली वो इनिशियल डेवलपमेंट होता है ना, और ये किस में होता है? मदर की बॉडी में। तो मदर की बॉडी के अंदर एम्ब्रियो जो होता है डेवलप होता है, बट डेवलप क्यों होता है? क्योंकि उसको नरिशमेंट मिल रहा होता है वहां पे। तो नरिशमेंट आखिरकार कैसे मिलता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण नरिशमेंट मिलेगा, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यूट्रस जो होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे थिकनेस उसकी बढ़ती जाती है ना। थिकनेस क्या होती है? यूट्रस की बढ़ती जाती है, उसकी इनर लाइनिंग जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी, और एम्ब्रियो जो रहेगा वो वहां पे अटैच हो जाएगा। कहाँ पे? यूट्रस की इनर वॉल पे, और वहां पे से उसको नरिशमेंट मिलना स्टार्ट होगा बाय द ब्लड। मदर की बॉडी में जो ब्लड है वो उसके थ्रू नरिशमेंट एम्ब्रियो तक पहुंचता जाएगा, और इसके लिए एक स्पेशल टिश्यू या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्म होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा।
क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वहां पे फॉर्म होगी, यूट्रस में प्लेसेंटा फॉर्म होगी, जो हेल्प करेगा एम्ब्रियो को खाना पहुंचाने में, उसको नरिशमेंट करने में। और प्लेसेंटा में स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पेशल, जिसको हम विलाई बोलेंगे, और ये लार्ज सरफेस एरिया देते हैं, जिससे फूड का ट्रांसफर, ऑक्सीजन का ट्रांसफर और दूसरे सब्सटेंस का ट्रांसफर यहाँ पे हो पाता है। इसके अलावा जो एम्ब्रियो है, जब वो धीरे धीरे डेवलप होगा तो उसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल फॉर्म होंगे, और इन वेस्ट मटेरियल को भी इसी प्लेसेंटा के थ्रू ही निकाला जाएगा। सो इट इज ऑल्सो हेल्प, और इट इज ऑल्सो फॉर द वेस्ट रिमूवल। सो यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है प्लेसेंटा, जो कि फॉर्म होगी, और ये क्या करेगा, मदर की बॉडी और फीटस, दैट मीन्स जो एम्ब्रियो है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन पॉइंट की तरह वर्क करेगा, उसको नरिशमेंट मिलता रहेगा ब्लड के थ्रू, और विलाई इसमें स्ट्रक्चर होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ वुमेन इज यूजिंग कॉपर टी, विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर वुमेन कॉपर टी का यूज करते हैं तो क्या वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से भी प्रोटेक्ट करेगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को हम बोलते हैं एसटीडी। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजेस होते हैं जो कि सेक्सुअली एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंचती हैं। तो क्या कॉपर टी उसको हेल्प कर सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर है वो है नो, क्योंकि कॉपर टी जो रहता है वो किसको नहीं रोक सकता, वो फ्लूइड को नहीं रोक सकता। बॉडी फ्लूइड जो है वो कांटेक्ट में आता है, ठीक है। कॉपर टी बेसिकली क्या करता है, स्पर्म को रोकता है ना, स्पर्म को रोकता है कि वो कहाँ तक ना जा पाए, वो फेलोपियन ट्यूब तक ना जा पाए, जिसके कारण वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हो। तो बर्थ कंट्रोल तो कर सकता है ये, बट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो आपका डिसीज है उसको ये रोक नहीं सकता। सो ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर। और इसके अलावा यहाँ पे जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को ये नहीं रोक पाएगा, जैसे कि मैंने आपको एलोबरेट कर दिया है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जो नोट्स हैं उसको देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विच इज़ edugrown.in वहाँ पर जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।